नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आज उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इसमें 159 उम्मीदवारों के नाम हैं। खास बात है कि लिस्ट में वो नाम भी शामिल हैं जो पहले ही नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं। आज जारी की ये लिस्ट में 2-4 बड़ी बातें क्या है ये आपको बता देता हूं। 159 सीटों में से 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यूपी में मुसलमानों की आबादी आप जानते हैं 16-17% तक है। अब तक जो लिस्ट जारी की गई है उसमें अखिलेश यादव ने 20% टिकट मुसलमानों को दिए। खास बात यह है कि अखिलेश यादव ने 159 में से 66 टिकट ओबीसी कैटेगरी को दिए, लेकिन इनमें से सिर्फ 20 टिकट यादवों को दिए गए हैं। 46 टिकट पिछड़े वर्ग की दूसरी जातियों के उम्मीदवारों को गए हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने टिकट देते वक्त सिर्फ यह देखा कि वोट कौन ला सकता है, जीत कौन सकता है। यह नहीं देखा कि उम्मीदवार का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं, क्या उसके खिलाफ दंगा भड़काने का केस तो नहीं है, या फिर हत्या का मामला तो नहीं है, या फिर किडनैपिंग का मामला नहीं है। यह सब बिल्कुल नहीं देखा गया। मैं आपको बताऊंगा कि समाजवादी पार्टी ने क्या वाकई में हिस्ट्री शीटर्स और आपराधिक छवि वालों को टिकट दिए हैं। और तीसरी बात यह कि अखिलेश यादव ने कुछ लोगों को निराश भी किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे के टिकट के चक्कर में बीजेपी छोड़ी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का नाम नहीं है। वो रायबरेली की जिस ऊंचाहार सीट से टिकट मांग रहे थे उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को टिकट दिया है। इसी तरह अखिलेश ने चाचा शिवपाल के बेटे को भी टिकट नहीं दिया है। शिवपाल यादव को जसवंत नगर से टिकट दिया गया है। यह सीट पिछली बार शिवपाल ने खुद अपने दम पर जीती थी। आज यह भी साफ हो गया कि अखिलेश यादव करल सीट से चुनाव लड़ेंगे। जेल में बंद आजम खां को भी टिकट दिया गया है। आजम खां को रामपुर की सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले हफ्ते जेल से छूटकर आए आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अब्दुल्ला आजम को रामपुरा की स्वार सीट से टिकट दिया गया है। लिस्ट में जेल में बंद नाहिद हसन का नाम भी है। हालांकि नाहिद हसन का नाम पहली लिस्ट में भी था। नाहिद हसन शामली जिले की कैराना सीट से पहले ही नॉमिनेशन फाइल कर चुके हैं, लेकिन नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट के तहत अरेस्ट किए जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि अब नाहिद हसन की जगह उनके परिवार के किसी दूसरे मेंबर को चुनाव लड़वाएंगे, ऐसे मेंबर को जिस पर कोई केस नहीं होगा। इसके बाद नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की लिस्ट से क्लियर हो गया कि कैराना से नाहिद हसन ही समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार होंगे। मथुरा की मांट सीट पहले आरएलडी को दी गई थी। आरएलडी के उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल कर दिया था, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी की तरफ से मांट से संजय लाठ ने नॉमिनेशन फाइल किया। आरएलडी के उम्मीदवार ने पीछे हटने से इनकार कर दिया है। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने इस सीट से संजय लाठर को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। अब एक एक करके डिटेल में देखते हैं। आजम खान रामपुर शहर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आजम खान इस वक्त जेल में है। 23 महीने से जमानत की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अदालत ने जमानत नहीं दी है। आजम खान के खिलाफ आम लोगों पर जमीनों के कब्जे, वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा, कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा, सरकारी जमीनों के अवैध इस्तेमाल, लोगों को जान से मारने की धमकी देने, सरकारी पैसे के गबन, किताबों की चोरी जैसे 104 मुकदमे हैं। इनमें से 70 से ज्यादा केस फर्जीवाड़े, वसूली और धमकी के हैं, जो आम जनता ने दर्ज कर पाए हैं। असल में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आजम खान के खिलाफ एक्शन शुरू किया तो इसके बाद एक एक करके लोग सामने आने लगे। जिन लोगों के जमीनों पर कब्जे किए गए थे, जिनके घरों पर, दुकानों पर आजम खान ने कब्जा किया था, उन लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर आजम खान के खिलाफ मुकदमे लिखवाए। इसके बाद से आजम खान 23 महीने से जेल में है। हालांकि आजम खान इस वक्त रामपुर से लोकसभा के एमपी हैं। इससे पहले वो 9 बार विधायक रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, लेकिन इस बार आजम खान ने जेल से ही नॉमिनेशन फाइल किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी भी दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जेल से रिहा किया जाए। आजम खान के खिलाफ बीजेपी ने आकाश सक्सेना को अपना कैंडिडेट बनाया है। आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ
33 केस दर्ज कराए हैं। माना जाता है कि आकाश सक्सेना की कोशिशों की वजह से ही आजम खान जेल में है। आज आकाश सक्सेना ने रामपुर सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इस बार वो बड़ी आसानी से चुनाव जीत लेंगे, क्योंकि उन्हें तो बस आजम खान के जुल्म जनता को याद दिलाने हैं। ये जो चुनाव है, ये मुझे कोई बहुत बड़ी चुनौती इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये चुनाव जिस मुद्दे पर को हम लेकर जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, वो सिर्फ इतना है कि हमें जो रामपुर नगर में आजम के जो जितने कृत्य थे, आजम के जो कुकर्म थे, सिर्फ वो जनता को याद दिलाने हैं। और मुझे नहीं लगता कि जनता के सामने अब बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि रामपुर की जनता एक एक चीज़ को भली भांति जान चुकी है और जिसका फैसला वो अब इस वोट के रूप में करने वाली है। आजम 2 साल से जो जेल में है, जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज है उसकी सज़ा 10 साल है, अभी 8 साल उसको अभी जेल में और रहना है। तो रामपुर की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जिस व्यक्ति को अभी 8 साल और अभी जेल में रहना है, उसको चुनाव लड़ने का औचित्य क्या है? और रही बात 9 बार विधायक होने की, तो आज से जो पहले 5 साल जो वो विधायक लड़े थे, तो जनता ये चेहरा आजम का नहीं जानती थी। इस 5 साल में आजम का जो चेहरा वो जनता के सामने है, शीशे की तरह पूरी पिक्चर साफ है। आजम के बारे में बच्चा बच्चा यहाँ जानता है कि किस तरीके से आजम ने यहाँ के गरीबों पर, आजम ने यहाँ के मुसलमानों पर, आजम ने यहाँ के दलितों पर अत्याचार किए। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे आपके सामने यहाँ खड़े हुए हैं, सभी का समर्थन मेरे साथ है और मुझे लगता है कि इस बार पूरे देश में जो रामपुर का परिणाम होगा वो पूरा देश देखेगा। आकाश सक्सेना के पिता शिव बहादुर सक्सेना रामपुर की स्वार टांडा सीट से विधायक रह चुके हैं। वो कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे थे। शिव बहादुर ने आज कहा कि आजम खान के खिलाफ मुहिम चलाकर उनके बेटे ने रामपुर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। बेटे ने स्वयं जो पिछले 3 साल में आजम की कारनामे जनता के बीच लाए हैं, उससे पूरी जनता स्पष्ट रूप से जान चुकी है कि अब आजम का सही चेहरा क्या है और उसको लेकर पूरी जनता युवा वर्ग तो खासतौर से इनके साथ है और चुनाव जीतेंगे। आप इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे, कहीं से स्वार सीट से 4 बार आप विधायक रहे, मंत्री भी बने? नहीं, हम लड़ भी नहीं रहे। हमारी पार्टी का ऐसा नियम भी है कि एक परिवार से एक ही लड़ेगा। आजम खान के विरोधी और भी हैं। आजम खान को रामपुर के नवाब खानदान का सबसे बड़ा सियासी दुश्मन माना जाता है। रामपुर सीट से इस बार भी नवाब काजिम अली खान कांग्रेस के टिकट पर चुनाव के मैदान में हैं। नवाब काजिम अली खान ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रामपुर को आजम खान के चंगुल से मुक्त किया है, क्योंकि आजम खान ने रामपुर के लोगों के घर, मकान, दुकानें, स्कूल, मदरसे तो छोड़िए कब्रिस्तानों तक पर कब्जा कर लिया था। रामपुर के मुसलमानों का सबसे ज्यादा नुकसान तो आजम खान ने किया है, इसलिए इस बार रामपुर के सारे मुसलमान आजम के खिलाफ एकजुट हैं, क्योंकि उन्हें आजम की हकीकत पता चल गई है। सिर्फ परेशानी के अलावा उसने रामपुर को कुछ नहीं दिया। बेरोजगारी, जुल्म और परेशानी, ये 3 चीजें उसने दी हैं रामपुर। पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार रही, तो क्या रहा रामपुर में? डेवलपमेंट हुआ? मुस्लिमों का विकास हुआ? देखिए, ऐसा है कि जो सरकार रही उसमें कोई मुसलमानों के कब्रिस्तान तो खुदे नहीं। जो आजम ने खोदा, सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम में है कब्रिस्तान की मिट्टी चोरी करना। उसने तो पूरा कब्रिस्तान खोद के अपनी यूनिवर्सिटी की बुनियादों में डलवा दिया। इस सरकार ने वो तो किया नहीं। इस सरकार ने मदरसों के ऊपर, रामपुर में मदरसों के ऊपर बुलडोजर तो नहीं चलाए, वो भी आजम ने चलवाए। इस सरकार ने सराय गेट में मुसलमानों के घरों को तोड़ा तो नहीं, वो भी आजम ने तोड़ा। इस सरकार ने लकड़ी का कारोबार बिलासपुर गेट का बंद तो नहीं करवाया, मशीनों पे ताले तो नहीं लगवाए, वो भी आजम ने लगवाया। मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है। पहले तो हम ये देखें कि जो 45 साल से काबिज था, यहाँ का विधायक रहा था, उसने क्या किया। आजम खान के बेटे को भी टिकट दिया गया है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 23 महीने के बाद पिछले हफ्ते ही जेल से जमानत पर छूटकर आए। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 43 मुकदमे हैं। एक मुकदमा उनकी डेट ऑफ बर्थ में फर्जीवाड़े का था। इसी केस में अब्दुल्ला आजम की असेंबली की मेंबरशिप चली गई। वो रामपुर की स्वार सीट से 2017 में चुनाव जीत गए थे, लेकिन फर्जी जन्म तिथि के आरोप के बाद हाईकोर्ट ने उनकी मेंबरशिप रद्द कर दी। रामपुर स्वार सीट से समाजवादी पार्टी ने अब्दुल्ला आजम के नाम का ऐलान तो आज किया, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें चुनाव की तैयारी के लिए बहुत पहले कह दिया था। इसलिए जेल से बाहर आते ही अब्दुल्ला आजम चुनाव की तैयारी में लग गए थे। अब्दुल्ला आजम इस बार रामपुर में इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं।
सरकार पर उनके परिवार के जुल्म का इल्जाम लगा रहे हैं। अब्दुल आजम कह रहे हैं कि यह चुनाव किसी उम्मीदवार के खिलाफ नहीं है बल्कि सरकार के खिलाफ है। आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है। न आपकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से है, न आपकी लड़ाई कांग्रेस से है, आपकी लड़ाई सरकार से, आपका चुनाव सरकार से। और सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपको ये चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की। ये तमाम लोग ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि ये खुद चुनाव जीत जाए। ये चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं ताकि आप वो चुनाव हराएं। अब्दुल आजम के खिलाफ स्वार सीट पर इस बार एनडीए ने भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यह सीट अपने सहयोगी दल अपना दल को दी है। अपना दल ने रामपुर की स्वार सीट से रामपुर के नवाब खानदान के हैदर अली खां को टिकट दिया है। हैदर अली खान ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। उन्होंने कहा कि अब्दुल आजम की अपनी कोई पहचान नहीं है, वो अपने वालिद आजम खां के दम पर नेता बने हैं। हैदर अली ने कहा कि अब्दुल आजम तो कभी अपने विधानसभा क्षेत्र में गए नहीं, अब जेल से लौटकर आए हैं तो जनता पूछेगी पहले झूठ क्यों बोला था, और अगर फिर जेल चले गए तो जनता के काम कौन करेगा। अब्दुल्ला आजम कोई तोप थोड़ी ना है जी। क्या है अब्दुल्ला? सरकार में, पिछली सरकार में इनके जो पिताजी थे उन्होंने अपनी निधि, अपनी नगर विकास मंत्री थे, नगर पालिकाओं को पैसा दे दिया था और जिला प्रशासन और एसपी और डीएम जो उस टाइम थे वो सरकार के दबाव में काम कर रहे थे। अब तो बिल्कुल हर कोई आज़ाद है। अब के और आपके चुनाव में बहुत अंतर रहेगा। अब आप देखिए वो जब से आए क्षेत्र में भी काम है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कोविड प्रोटोकॉल सबको फॉलो करना चाहिए और सिर्फ मतलब सोशल मीडिया का माध्यम बहुत ज़रूरी है, लेकिन पब्लिक के बीच में फिर भी तो जाना पड़ेगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग 5 लोगों की वो भी ज़रूरी है। जो आदमी अभी तक विधानसभा ही नहीं गया तो वो सोचिए वो क्या करेगा। जब वो विधायक था तब उनके पास लोग जाते थे, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार नहीं है, हम पे इतने मुकदमे, हम अपनी नहीं सही कर पा रहे। अगर इतिहास देखें तो रामपुर के नवाबों का खानदान हमेशा से कांग्रेस से जुड़ा रहा है। नवाब जुल्फिकार अली खां उर्फ मिकी मियां 5 बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। मिकी मियां की मौत के बाद उनकी वाइफ नूर बानो ने सियासी विरासत संभाली। नूर बानो के बेटे नावेद मियां स्वार टांडा से 4 बार कांग्रेस के एमएलए चुने गए, लेकिन 2017 में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला से नावेद मियां हार गए। इस बार कांग्रेस ने नावेद मियां के बेटे हमजा मियां उर्फ हैदर अली खां को स्वार टांडा से टिकट दिया था, लेकिन हैदर अली पाला बदलकर अपना दल में आ गए। हैदर अली खान ने कहा कि उन्हें रामपुर के मुसलमानों के साथ साथ दूसरे वर्गों का समर्थन भी हासिल है। मेरे पे सबने भरोसा दिखाया है। ये जो विपक्ष आरोप लगाता था कि मुस्लिमों की कोई जगह नहीं है, ये गलत बातें करता था, पब्लिक को गुमराह करता था, आज वो भी बात खत्म हो गई। अब उनके पास इसमें का कोई मुद्दा नहीं है कि वो सांप्रदायिक तरीके से इस चीज़ को मोड़ें और पब्लिक को गुमराह करें। हमारा मेन मुद्दा है विकास। मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों से प्रभावित हुआ हूँ। जैसे उन्होंने पिछड़ों की और दबे कुचलों की लड़ाई लड़ी है, और जो हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से, उनके कार्यों से प्रभावित हुआ। जैसे सरकार चली है और पार्टी ने जैसे केंद्र में काम किया है, चाहे हमारे लालपुर का पुल हो, वो आजम खान ने तोड़ा, और क्योंकि वो पुल मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ था, उसका लोहा तक वो ऑक्शन करके ले गए। और सपा सरकार में ये भी बता दूंगा, ये जो मुसलमान करते हैं समाजवादी वाले, समाजवादी की सरकार में कब्रिस्तान की मिट्टी आजम खां उखाड़ के ले गए। जो मज़ार है उस पर हर धर्म हर जाति का आदमी जाता है, कब मज़ार पे सड़क बना दी। अगर ये किसी और ने किया होता तो दंगा हो जाता। स्वार सीट से अब्दुल आजम का मुकाबला करने वाले हैदर अली खान सिर्फ अब्दुल आजम पर नहीं बल्कि आजम खां भी लगातार हमला कर रहे हैं। आपने सुना, हैदर अली ने कहा कि आजम खां कब्रिस्तान की मिट्टी उठाकर अपनी यूनिवर्सिटी में ले गए। ये गंभीर इल्जाम है। उन्होंने यह भी कहा कि आजम खान ने मजार भी तोड़ी और मस्जिद भी तोड़ी। अगर किसी और धर्म के व्यक्ति ने काम किया होता तो दंगा हो जाता।
हैदर अली ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त काम किया, इसलिए वो उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में चौंकाने वाला नाम नाहिद हसन का भी है। अखिलेश यादव ने कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि नाहिद हसन के चक्कर में समाजवादी पार्टी को बीजेपी के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी ने नाहिद हसन को कैराना के दंगों का गुनहगार बताया है। नाहिद हसन को हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार बताया है। नाहिद हसन का नाम समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में भी था, लेकिन नाहिद हसन जब नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे उसी वक्त उन्हें गैंगस्टर एक्ट के केस में अरेस्ट किया गया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि वो नाहिद हसन के परिवार से ही किसी और को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट आई तो उसमें नाहिद हसन का नाम ही है। नाहिद हसन के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे गंभीर आरोप हैं। इसके अलावा नाहिद हसन पर गैंगस्टर एक्ट और धोखाधड़ी का केस भी दर्ज हुआ है। उन पर सरकारी अफसर के काम में बाधा डालने और पुलिस पर फायरिंग का इल्जाम भी है। समाजवादी पार्टी ने रफीक अंसारी को मेरठ शहर से टिकट दिया है। रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं। रफीक अंसारी पर हत्या की कोशिश का केस है। अटेम्प्ट टू मर्डर का यह केस 2007 का है। इस मामले में कोर्ट की तरफ से रफीक अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, जिस पर रफीक अंसारी को हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, इसलिए वो गिरफ्तारी से बचे रहे। रफीक अंसारी पर अपनी ही पार्टी के नेता को धमकी देने का इल्जाम है। रफीक अंसारी ने पिछले इलेक्शन में इस सीट पर बीजेपी के फॉर्मर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हराया था। हालांकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो चुनाव के मैदान में नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले ही इंकार कर दिया था। इस बार बीजेपी ने मेरठ सीट से कमल दत्त शर्मा को चुनाव के मैदान में उतारा है और वो लक्ष्मीकांत वाजपेयी के करीबी माने जाते हैं। हापुड़ जिले की धौलाना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी असलम चौधरी पर 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं। असलम चौधरी के खिलाफ दंगा भड़काने की कोशिश, कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करने के मुकदमे हैं। असलम चौधरी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से बदला लेने की धमकी दी थी। अब असलम चौधरी धौलाना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। धौलाना सीट पिछली बार बीएसपी ने जीती थी। बीएसपी के टिकट पर असलम चौधरी ने बीजेपी के उम्मीदवार को मामूली वोटों के अंतर से हराया था। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन इस बार असलम चौधरी बीएसपी के बजाय समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। मेरठ जिले की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान को उम्मीदवार बनाया है। अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी हैं। वो समाजवादी पार्टी छात्र सभा के अध्यक्ष रहे हैं। अतुल प्रधान की पहचान एक बाहुबली नेता की है। उनके खिलाफ छोटे बड़े 37 मुकदमे दर्ज हैं। सरधना सीट पर समाजवादी पार्टी का बहुत असर नहीं है। इस सीट पर बीजेपी और बीएसपी के बीच मुकाबला होता रहा है। पिछले 2 चुनाव बीजेपी के संगीत सोम ने जीते हैं। इस बार भी वही संगीत सोम बीजेपी उम्मीदवार है। साहिबाबाद से समाजवादी पार्टी ने अमरपाल शर्मा को टिकट दिया है। अमरपाल शर्मा पर हत्या की सुपारी देने से लेकर रंगदारी वसूलने तक गंभीर इल्जाम है। सितंबर 2017 में बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह भाटी की हत्या हो गई थी। इसमें पकड़े गए शूटर्स ने अमरपाल शर्मा का नाम लिया था, जिसके बाद अमरपाल को जेल भेज दिया गया था। उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज है, लेकिन अब अखिलेश ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने बिजनौर की धामपुर सीट से नईम उल हसन को उम्मीदवार बनाया है। नईम उल हसन पर भी कई क्रिमिनल केसेस हैं, जैसे कि हत्या की कोशिश, दंगा करने की धमकी देने और शांति भंग करने जैसे गंभीर आरोप में उन पर मुकदमे हैं। हालांकि धामपुर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि 1996 के बाद से अब तक यहां कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का दबदबा रहा। पिछले 5 चुनाव में 3 बार समाजवादी पार्टी और 2 बार बीएसपी के उम्मीदवार जीते। इस बार समाजवादी पार्टी ने नईम उल हसन को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने अलीगढ़ की कोल सीट से शाज इसहाक को टिकट दिया है। उनके ऊपर 3 मामले दर्ज हैं। इनमें दंगा भड़काने की साजिश करने और सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने जैसे आरोप हैं। अलीगढ़ की कोल सीट मुस्लिम बहुल सीट है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और सिविल लाइंस इलाका इसी सीट के अंतर्गत आता है।
2017 में 21 साल के बाद यह सीट बीजेपी ने जीती थी। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर बात करने के लिए इस वक्त लखनऊ से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, बहुत सारे नाम मैंने दर्शकों के साथ शेयर किए हैं, जितने लोगों की बैकग्राउंड मेरी जानकारी में थी वो शेयर की है। आपको कुछ ऐसे नाम मिले इस लिस्ट में जिनको लेकर के सवाल उठ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल रजत जी, जैसा कि आपने नामों की फहरिस्त बनाई वो निश्चित तौर पर अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि कितने हीनियस क्राइम इन सारे कैंडिडेट्स पर दर्ज हैं। मैं एक नाम की चर्चा करना चाहूंगा। बिजनौर की नगीना सीट है जो कि सुरक्षित सीट आती है। मनोज कुमार पारस को वहां से विधानसभा का टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो पहले भी एमएलए रह चुके हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके ऊपर न सिर्फ बलात्कार बल्कि गैंगरेप जैसे मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं और उनके आरोप में वो जेल भी जा चुके हैं। धोखाधड़ी का मामला, जान से मारने की धमकी देने का मामला और गैंग रेप जैसा मामला जो कि संगीन धाराओं में आता है, हीनियस क्राइम में आता है, मनोज कुमार पारस के ऊपर वो भी दर्ज है। और इन सारी आपत्तियों को देखते हुए, इन सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड के हिस्ट्रीज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अब से कुछ देर पहले जो लखनऊ में रजत जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इस बात का जिक्र किया कि वो चुनाव आयोग में बाकायदा शिकायत करेंगे। ये पहले समाजवादी पार्टी किसी भी लिस्ट को आउट नहीं कर रही थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया और जो लिस्ट सामने आई है उसमें जितने कैंडिडेट्स हैं उनकी निश्चित तौर पर जो दागी कैंडिडेट्स की हिस्ट्री है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर इस मामले में चुनाव आयोग को शिकायत करेगी, क्योंकि जो कमेंट्स दिए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि इस कैंडिडेट को, इस क्रिमिनल कैंडिडेट को, बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को हमने टिकट क्यों दिया है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है क्योंकि कोरोना काल में उन्होंने काफी काम किया हुआ है। इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेहद एग्रेसिव है, क्योंकि जिस तरीके से कैंडिडेट्स का जिक्र किया गया है, हीनियस क्राइम का जिक्र किया गया है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत करेगी और इस मामले में चुनाव आयोग को संज्ञान लेने के लिए कहेगी। लेकिन जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि जो फहरिस्त है कैंडिडेट्स की वो अपने आप में बहुत ज्यादा हीनियस है, बहुत ज्यादा घबराने वाली है और दंगा करने का आरोप हो, मारने पीटने का आरोप हो, बलगरी का आरोप हो, इसके अलावा गैंगरेप का आरोप हो, जितने हीनियस क्राइम हो सकते हैं आईपीसी की धारा में, वो सारे धाराएं इन कैंडिडेट्स पर दर्ज होना अपने आप में बहुत बड़ा और गंभीर सवाल जरूर खड़ा करता है। विशाल, जो रिएक्शन आया बीजेपी का समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद में, कैसे उन्होंने अखिलेश यादव पर सीधा हमला किया, वो मैं दर्शकों को सुनवा देता हूं। उत्तर प्रदेश के जो कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई आज क्लियर हो गया कि समाजवादी पार्टी की ना सोच बदली है ना चेहरे बदले हैं, कि ये नई सपा नहीं वही सपा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, लिस्ट नई है, अपराधी वही है। हम देख रहे हैं कि सूची जो आई है उसमें दंगे के अपराधी हैं, दंगाई हैं, गैंगस्टर हैं, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे जिन पर लग चुका है, गैंगस्टर लग चुका है, और सबसे बड़ा आर्थिक अपराध जो हुए, मनी लॉन्ड्रिंग तक के अपराधी हैं। इन्होंने जो भारतीय दंड संहिता है उसके किसी भी जो गंभीर अपराध के श्रेणी में धाराएं हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा है जिसको इन्होंने टिकट न दिया हो। जो पूरे प्रदेश की जनता के नाम एक ऐसा संदेश उन्होंने दिया है। आज उत्तर प्रदेश दिवस है, उत्तर प्रदेश धूमधाम के साथ आज जश्न मना रहा है कि आज हमारे गठन का दिन है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने आज दिन को कलंकित करने का काम किया है। अपनी डिफेंस में समाजवादी पार्टी के लोगों ने यह कहा है कि केसेस तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भी दर्ज हैं, केसेस तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ भी हैं, तो बीजेपी इनके बारे में कैसे सवाल उठा सकती है? समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अखिलेश ने अपनी पिछली सरकार में लूट, दंगा, कब्जा और माफिया योजना चलाई थी और इन्हीं योजनाओं के ब्रांड एम्बेसडर्स को अखिलेश ने आज टिकट दिए। आज उत्तर प्रदेश दिवस है। आज के दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी और श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट जारी की है उसके आधार पर उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को शर्मसार करने का काम किया है। जब उन्होंने 2012 में सरकार बनाई थी तो उन्होंने कई प्रकार की योजनाओं की नींव रखी थी। उन नींव में से एक थी उत्तर प्रदेश में दंगा योजना, एक लूट योजना, एक कब्जा योजना, एक माफिया योजना, एक भ्रष्टाचारी योजना, और उस योजना के जो उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, जो चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सबको आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है।
अखिलेश यादव ने आजम खां को भी डिफेंड किया, अब्दुल आजम को भी डिफेंड किया, नाहिद हसन को भी डिफेंड किया। उनका तर्क है कि इन सब लोगों के खिलाफ जो केसेस हैं वो योगी सरकार ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस पर दायर किए हैं, इसलिए उनके खिलाफ केसेस की लिस्ट इतनी लंबी है। आज रामपुर जिले की सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए रामपुर के पुराने नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी गए थे। रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी ने बिल्कुल अलग अंदाज में आजम खां और अब्दुल आजम जैसे उम्मीदवारों की व्याख्या की। नकवी ने कहा कि बीजेपी सरकार के आने के बाद ट्रिपल बी दहशत में है। ट्रिपल बी का मतलब क्या है, ये नकवी के मुंह से सुनिए। तालिबानी विरासत और दंगे और दबंगों की सियासत का सुपड़ा साफ होगा। अरे यार और जो तालिबानी विरासत और दंगों और दबंगों की सियासत रही है, उसका सुपड़ा कौन है? में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसीलिए मैंने जो कहा कि आज कभी बहुत पहले हुआ करता था जो सांप्रदायिक और सोच से भरपूर MY फैक्टर था, आज का MY फैक्टर जो है वो समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण और लोगों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। और ये MY फैक्टर जो है वो मोदी जी का है और योगी जी का है। और ये MY फैक्टर जो है वो उत्तर प्रदेश के लोगों के सम्मान, उत्तर प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की गारंटी है। आज जो 3B ब्रदरहुड है, बलवाइयों का, बाहुबलियों का और बकैतों का, उसमें बौखलाहट बहुत स्वाभाविक है। बीजेपी की रणनीति साफ है, वो दंगाइयों के, बाहुबलियों के नाम गिनवाएगी। अखिलेश की रणनीति साफ है, उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा किया है। बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर उनके पार्टी में आए हैं। अखिलेश यादव ने ऐसे सारे लोगों को समाजवादी पार्टी का टिकट दिया है। ये वो लोग हैं जो कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इस बार भी सहारनपुर के नकुल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। धर्म सिंह सैनी नकुल विधानसभा सीट से पिछले चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीते थे, इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और इंटरेस्टिंग बात है कि धर्म सिंह पार्टी बदलने के लिए काफी मशहूर हैं। 2012 में वो बीएसपी के टिकट पर जीते, 2017 में बीजेपी के टिकट पर, और इस बार समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। गौर करने वाली बात है कि सीट से टिकट की उम्मीद में वेस्ट यूपी के बड़े कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन इमरान मसूद को टिकट नहीं मिला और अब उन्हें धर्म सैनी के लिए कैंपेन करना होगा। धर्म सैनी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने जिला पंचायत के सदस्य मुकेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी छोड़ने वाले मुकेश वर्मा को भी समाजवादी पार्टी ने शुकोहाबाद सीट से टिकट दिया है। मुकेश वर्मा 2017 में बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे, विधायक बने, लेकिन इस बार फिर पार्टी बदल ली और समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी ने भी उनसे जो वादा किया उसको निभाया और शुकोहाबाद सीट से टिकट दिया। रोशनलाल वर्मा भी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। अब अखिलेश यादव ने रोशनलाल वर्मा को तिलहर सीट से टिकट दिया है। वर्मा जी इसी सीट से सिटिंग एमएलए हैं। रोशनलाल वर्मा ने पिछले इलेक्शन में तिलहर सीट से जितिन प्रसाद को हराया था। अब जितिन प्रसाद बीजेपी में हैं और रोशनलाल वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने इस बार घाटमपुर सीट पर भगवती सागर को टिकट दिया है। भगवती सागर भी पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर बिल्हौर से जीते थे। इस बार उन्होंने पार्टी बदली और पार्टी ने उनकी विधानसभा सीट बदल दी। बिल्हौर के बजाय उन्हें घाटमपुर से टिकट दिया गया है। बीजेपी के एक और नेता रामहेत भारती को भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। रामहेत भारती पिछली बार हरगांव सीट से बीजेपी उम्मीदवार के हाथों चुनाव हार गए थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार उन्होंने एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ दी, समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामहेत भारती को हरगांव विधानसभा सीट से टिकट दिलवा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामहेत भारती को तो हरगांव से टिकट दिला दिया, लेकिन अपने बेटे को ऊंचाहार असेंबली सीट से टिकट नहीं दिलवा पाए। समाजवादी पार्टी ने ऊंचाहार से सिटिंग एमएलए मनोज पांडे को टिकट दिया है। और खास बात है कि बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट से अपने बेटे उत्कृष्ट मौर्य के लिए टिकट मांग रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से नाता तोड़ा, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि बीजेपी ने इस बार ऊंचाहार से उनके बेटे को टिकट देने से इनकार कर दिया था।
2017 में उत्कर्ष मौर्य बीजेपी के टिकट पर ऊंचाहार से टिकट चुनाव लड़े और हारे। 2012 के चुनाव में वो यहां से बीएसपी के टिकट पर लड़े और हारे। स्वामी प्रसाद मौर्य हर बार इस सीट से अपने बेटे के लिए टिकट मांगते हैं। जब 2017 में मायावती ने टिकट नहीं दिया तो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हो गए, और जब इस बार बीजेपी ने बेटे को टिकट देने से मना कर दिया तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ दी। लेकिन पार्टी बदलने के बाद इस बार समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट नहीं दिया, तो देखना होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस पर अब कैसे रिएक्ट करते हैं। एक बार फिर से विशाल प्रताप सिंह के पास चलते हैं। विशाल, कुछ और नाम मैंने गिनाए ऐसे लोगों के जिन्होंने पहले बीएसपी में थे, फिर बीजेपी में थे और इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। रजत जी, अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज जो 159 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, इसमें से लगभग 17 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी यानी कि अपनी पार्टियों को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए थे। भारतीय जनता पार्टी से ऐसे 5 कैंडिडेट्स को टिकट मिला है, जिसमें मंत्री धर्म सिंह सैनी को नकुल से टिकट दिया गया है, जहां से इमरान मसूद एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। अब उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्म सिंह सैनी को चुनाव जिता करके ले आए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के 4 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी और वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। ऐसे 4 कैंडिडेट्स को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। और बहुजन समाज पार्टी, जिसमें सबसे पहले ये टूट पड़ी थी, और बहुजन समाज पार्टी के लगभग 1 दर्जन विधायक ऐसे थे जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इनमें से 8 ऐसे विधायक हैं रजत जी जिनको कि समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया गया है। 17 से 18 ऐसे कैंडिडेट्स रजत जी अब तक हो चुके हैं जिनको कि ये टिकट दिया गया है, जो कि अपने दल को छोड़कर के समाजवादी पार्टी में आए हैं। लेकिन इनका समायोजन कैसे होगा? जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के 5 साल से तैयारी कर रहे थे विपक्षी की तरफ पे, वो निश्चित तौर पर कैसे इन कैंडिडेट्स के साथ एकोमोडेट कर पाएंगे और कैसे वो उनको जिता पाएंगे, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में भी इस तरीके के नेताओं की फहरिस्त बढ़ रही है, जो चाहते थे कि 5 साल हमने संघर्ष किया, टिकट हमको मिलना चाहिए था, लेकिन टिकट किसी बाहरी को दे दिया गया। भले ही उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, अखिलेश यादव उसके रीजंस कुछ भी गिना सकते हैं, लेकिन उनको जिताना समाजवादी पार्टी के कैडर के लिए अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि वो लगातार विपक्ष में थे और अब उनके सामने पैराशूट से उतरे हुए कैंडिडेट्स हैं। तो ऐसे में उनको जिताना, आगे लाना और निश्चित तौर पर अपने कैंपेन को आगे बढ़ाना समाजवादी पार्टी के साथ साथ नए आए हुए कैंडिडेट्स और नेताओं के लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। और ये कम से कम आज की जो लिस्ट आई है इससे एकदम साफ हो गया है। विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सारी जानकारी देने के लिए और सारी बातें बताने के लिए। हम लगातार आपके साथ संपर्क में रहेंगे। बड़ा क्रूशल चुनाव है, जिसमें आपने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर बहुत सारे लोगों को हैरानी हुई है। अब तक अखिलेश यादव के बयानों से लगता था कि वो इस बार अपने उम्मीदवार चुनते समय उनके बैकग्राउंड, उनकी इमेज का ध्यान रखेंगे, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले या माफिया कहे जाने वाले लोगों को टिकट नहीं देंगे। लेकिन आज लिस्ट देखकर लगा कि उन्होंने इस तरह की क्रिटिसिज्म की कोई परवाह नहीं की। बीजेपी वाले कुछ भी कहते रहे, वो समाजवादी पार्टी की पुरानी नीति पर कायम है, जहां मुसलमानों और यादवों को तरजीह दी गई है। इस बार इनके साथ साथ ओबीसी को भी तरजीह दी गई है। लेकिन किसके खिलाफ कितने केस हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और बीजेपी को इसी मौके की तलाश थी। आपने देखा उनके नेताओं ने इसको कैसे इशू बना लिया। लिस्ट आते ही बीजेपी की तरफ से कहा गया, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडा अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है, लिस्ट नहीं अपराधी वही। असल में इसी तरह की आलोचना से बचने के लिए समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने से बच रही थी। जिन उम्मीदवारों को टिकट देना था उन्हें पर्सनली बता दिया गया था, नॉमिनेशन फाइल हो गए थे, लेकिन लिस्ट जारी नहीं हुई। आज सुबह बीजेपी ने कहा कि सपा की लिस्ट में दंगाई और अपराधी हैं, इसलिए लिस्ट को पब्लिक नहीं किया जा रहा। संबित पात्रा ने चैलेंज किया था कि नैतिकता बची है तो लिस्ट जारी करके दिखाएं। लिस्ट पर अखिलेश यादव से आज मीडिया ने कई बार सवाल पूछे। शुरू में तो वो ये कहते रहे कि हमने उम्मीदवारों को सूचित कर दिया है, लिस्ट जारी करने की क्या जरूरत है। फिर कहा कि शुभ घड़ी का इंतजार है। लेकिन जब काफी क्रिटिसिज्म हुआ, प्रेशर बढ़ा, तो समाजवादी पार्टी को लिस्ट जारी करनी पड़ी। लिस्ट में जिस जिस अपराधी बैकग्राउंड वालों को टिकट दिया गया है, बीजेपी ने उनका कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है। इनकी लिस्ट में बड़ी संख्या में मुसलमानों को टिकट दिया है, बीजेपी ने इसको भी इशू बनाया है। एक और ऐसा सवाल जिस पर आज अखिलेश यादव को घेरा गया, वो था उनका पाकिस्तान को लेकर दिया गया बयान, जिसमें अखिलेश ने कहा कि पाकिस्तान भारत का महज पॉलिटिकल एनिमी है, सियासी दुश्मन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इस्तेमाल
बीजेपी अपनी सियासत के लिए करती है। इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश ने जब जिन्ना की बात की तभी समझ आ गया था कि अखिलेश के दिल में पाकिस्तान है। संबित पात्रा ने कहा, आज सबको समझ आ गया, जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, यह तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। असल में यह मानना पड़ेगा कि अखिलेश यादव की चुनाव में कोशिश रही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को भी सवाल न बने, हिंदू और मुसलमान इस चुनाव का इशू न बने। वो अपना फोकस योगी आदित्यनाथ पर रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना दिया। और मुझे लगता है यह बयान गैर जरूरी था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अखिलेश से एक अंग्रेजी के अखबार ने सवाल तो पूछा था चीन को लेकर। इस पर अखिलेश ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह वो ये बात मानते हैं कि चीन हमारा असली दुश्मन है, जबकि पाकिस्तान राजनीतिक दुश्मन है। बीजेपी सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाती है। अब चूंकि अखिलेश यादव खुद पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, इसलिए आज बीजेपी के तमाम नेताओं ने कहा अखिलेश के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए वो कभी जिन्ना कभी पाकिस्तान को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने बाजी पलट दी। इस मुद्दे पर कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ है। कांग्रेस ने कहा कि इस बार यूपी चुनाव में न जिन्ना मुद्दा है न गोडसे, लेकिन जनता को बहकाने के लिए जिन्ना और पाकिस्तान की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन्ना बनाम गोडसे नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, महिला अस्मिता बनाम ये सारे मुद्दे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। लेकिन ये सच है कि आज हमारी सरहद पर अगर पाकिस्तान, चीन और चीन के इशारों पे नाचता अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, भुखमरी, ये जो खाई अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ रही है, ये जो महंगाई है और जिस तरह का लोकतंत्र को पर प्रहार किया जा रहा है, ये हमारे देश के अंदर भी बहुत बड़े मुद्दे और बहुत बड़े हमारे देश के दुश्मन हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें कर कर ध्यान भटकाने के बजाय ये गांधी का देश है, ये गांधी की अस्मिता से चलने वाला देश है और इस देश में जनता की बात करनी ही पड़ेगी। अब आपको एक और बड़ी खबर बताता हूं जो आज पंजाब से आई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलासा किया कि नवजोत सिंह सिद्धू को मिनिस्टर बनाने के लिए उनके पास पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से सिफारिश की गई थी। इमरान खान की तरफ से फोन आया था, पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से गुजारिश की गई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब के मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह बयान पंजाब के चुनाव में काफी असर डाल सकता है। आज बीजेपी ने एनडीए के सहयोग के साथ सीट शेयरिंग का ऐलान किया। 117 सीटों में से बीजेपी 67 सीटों पर लड़ेगी, 37 सीटों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी
पंजाब लोक कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और जबकि सुखदेव सिंह सिंधिया की पार्टी संयुक्त अकाली दल को 17 सीटें दी गई हैं। आज दिल्ली में जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सीटों के बंटवारे का ऐलान कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा बीजेपी के लिए इस इलेक्शन में बड़ा इशू होगा। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है। तो इसी मौके पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह बड़ा धमाका कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पंजाब में अस्थिरता पैदा करना चाहता है, इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाहता है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग की जा रही है। और इसके बाद अमरिंदर सिंह ने बता दिया कि सिद्धू तो मंत्री बनने के भी काबिल नहीं है, इसीलिए उन्होंने सिद्धू को मंत्रिमंडल से हटा दिया था। इसके बाद सिद्धू को फिर से मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से पैरवी की गई। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का पैगाम आया कि सिद्धू को एक बार फिर मिनिस्टर बना दें क्योंकि सिद्धू उनका यार है। If I remember correctly, it was 20th of July. Firstly, let me tell you, I removed Mr. Sidhu from the job because the man was totally incompetent, incapable and totally useless in his job. He was looking after local self-government. 70 दिन के लिए उसने एक फाइल नहीं पूरी की थी। तो मैंने उसको बनाया 2-3 बार और मैंने कहा तू अगर ऐसे काम करेगा तो जा कहीं और यू कैन आई कैन गिव यू पावर, यू वांट पावर, यू कैन टेक इट। ही सेड आई डोंट वांट पावर। आई सेड देन यू लीव माय गवर्नमेंट, आई डोंट वांट यू इन माय गवर्नमेंट। ये हुआ। फिर मुझे कुछ आई थिंक इट वाज अबाउट 2-3 weeks or 4 weeks later or something like that, I get a message from somebody we know. He knows and I know. And उससे कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपनी गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए मेरा। अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। कहां से ये मैसेज था? पाकिस्तान? मैं और कहां से पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। और अगर आप अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको निकाल देना। दैट वाज व्हाट द मैसेज व्हिच केम। सिद्धू पर कोई इल्जाम लगे तुरंत का जवाब देते हैं, लेकिन आज उल्टा हुआ। कैप्टन के इल्जाम के बाद सिद्धू खामोश हो गए। आज सिद्धू ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की थी, लेकिन जब कैप्टन के बयान के बारे में उनसे पूछा गया तो सिद्धू चुप रहे, हाथ जोड़ लिए। सिद्धू ने कहा जिस मुद्दे के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है उसमें कैप्टन की बात करने का कोई तुक नहीं है। कैप्टन साहब ने आपके बारे में कमेंट किए हैं, उसके ऊपर जानना चाहूंगा। नेक्स्ट सवाल है यार। मेरी एक बात बता यार, कैप्टन का क्या सवाल है इसके साथ? मतलब नेक्स्ट पीसी। पंजाब से एक और इंटरेस्टिंग खबर आई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अरविंद केजरीवाल पर फोर्जरी का इल्जाम लगाया। सिद्धू ने कहा उन्होंने इस फोर्जरी की शिकायत इलेक्शन कमीशन से कर दी है। दरअसल केजरीवाल ने अपनी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम पर जनता की राय मांगी थी, एक फोन नंबर जारी किया था और दावा यह किया कि 21,54,000 कॉल्स आई, जिनमें से 93% कॉल्स भगवंत मान के पक्ष में गई। इसलिए केजरीवाल ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया। लेकिन आज सिद्धू ने केजरीवाल के इस दावे पर सवाल उठाए। सिद्धू ने कैलकुलेशन करके बताया कि 4 दिन में अगर एक फोन नंबर पर 24 घंटे फोन आते रहे लगातार तो भी 21 लाख कॉल्स नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। मैं पंजाबियों का बेवकूफ नहीं बनन देंगा, मैं पंजाबियों को गुमराह नहीं होने देंगा, ते मैं यह जे डिसीट करने वाले बंदे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए और असली सूरत छुपी रहे। इनका मुखौटा मैं उतार दूंगा, इस नकाबपोश को मैं बेनकाब कर दूंगा। I will expose this hypocrite today. Every second 12 phones were ringing day and night. Well, let me tell you, अगर day and night भी है तां भी इस
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5000 कितना है भाई 5760 मैसेजेस से ज्यादा मैसेज नहीं आ सकते कॉल्स या मैसेजेस ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਰਹਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਪਾਓਗੇ ਜੇ 4 ਬੰਦੇ ਪਾਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੁਣੋ केजरी 1 साल लगेगा। सिद्धू की पूरी बात सुनने के बाद ये लगता है कि उन्होंने जो इल्जाम लगाया है वो तो पूरी रिसर्च से करके लगाए हैं और सिद्धू का इल्जाम लगाने का तरीका भी इंटरेस्टिंग होता है, तो इसलिए हो सकता है कि केजरीवाल को उसका जवाब देना मुश्किल हो जाए। इसलिए सिद्धू के आरोप पर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से किसने कोई बयान नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रभारी राघव चड्ढा ने सिर्फ इतना कहा कि सिद्धू को कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित नहीं किया, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे इस सवाल का जवाब देना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल होगा, सिद्धू के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के आरोप पर सफाई देना मुश्किल होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।